नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पीवी शैली पे प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू जो कि पीवी शैली का है। ये आपके जीआईसी लेक्चरर एंड पीजीटी इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड शैली सेटल एंड रोट हिज बेस्ट पोएट्री। शैली कहाँ पे सेटल हुई, अपना बेस्ट पोएट्री लिखी? तो वो पिस्सा में सेटल हुई थी और वहाँ पे अपना बेस्ट पोएट्री लिखी थी वो। क्वेश्चन नंबर 2, शैली वाज रेस्टिकेटेड इन 1811 along with his fellow थॉमस जेफरसन हॉग फॉर राइटिंग। क्या लिखने के लिए वो उनको मतलब कि रेस्ट्रिकेटेड कर दिया गया था? क्या लिखने के लिए किसके साथ लिखी थी? थॉमस जेफरसन हॉग के साथ। तो द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म लिखने के लिए उनको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था, शैली को और थॉमस जेफरसन हॉग को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, Shelley wrote a pamphlet at Oxford, The Necessity of Atheism. By whom was he inspired? किससे इंस्पायर्ड होकर वो द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म लिखी थी वो ऑक्सफोर्ड में, और जिसके कारण उनको ऑक्सफोर्ड से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था। तो वो ह्यूम से इंस्पायर्ड थी, इसलिए इसको लिखी थी द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। रिटन इट रोट इट टू इंस्पायर द ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। नेसेसिटी ऑफ एथिज्म कौन लिखता है? तो शैली के द्वारा लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, शैली रोट एडोनिस अ थ्रिनोडी। एक ये थ्रिनोडी कही जाती है एडोनिस को, अपास्टोलॉजी है एक। ऑन द डेथ ऑफ, किसके डेथ पे लिखती हैं शैली इसको? तो ये लिखती हैं जॉन केट्स के डेथ पे। जॉन केट्स के डेथ पे इसको लिखती हैं शैली, लिखते हैं सॉरी 1821 में लिखते हैं। 1821 में केट्स की डेथ होती है, 1821 में शैली इसको लिखते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शैलीज एडोनिसिस। शैली का जो एडोनिस है वो एक क्या है? तो एक पास्टोलॉजी है, इट इज अ पास्टोलॉजी अंडर दैट ऑफ केट्स। क्वेश्चन नंबर 7, शैली रोड डिफेंस ऑफ पोर्ट्री इन रिस्पॉन्स टू। डिफेंस ऑफ पोर्ट्री शैली लिखती हैं किसके रिस्पॉन्स में? तो लिखती है लव पिकॉक्स द लव सॉन्ग द फोर एजेस ऑफ पोर्ट्री के रिस्पॉन्स में इसको लिखती हैं। द लव पिकॉक्स का द फोर एजेस ऑफ पोर्ट्री के रिस्पॉन्स में शैली लिखते हैं अ डिफेंस ऑफ पोर्ट्री। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉज ऑफ शैलीज डेथ वाज। शैली के डेथ का कारण क्या था? तो उनका डेथ के कारण था ड्रॉनिंग, डूब के उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, Who called Shelley a beautiful but ineffectual angel, beating in the void his luminous wings in vain? कौन कहता है शैली को ऐसे? मैथ्यू ऑर्नाड उनको कहते हैं। मैथ्यू ऑर्नाड कहते हैं अ ब्यूटीफुल बट इनफेक्चुअल एंजल, इनफेक्चुअल एंजल। क्वेश्चन नंबर 10, हु अटेम्प्ट शैली एज मेलोपोइक। शैली को मेलोपोइक के नाम से कौन कहता है, पुकारता है? तो है आर्नोड। मैथ्यू ऑर्नाड कॉल्ड हिम अ मेलोपोइक। क्वेश्चन नंबर 11, who remarked about Shelley, he was alone the perfect singing god। कौन कहता है he was along the perfect singing god, his thoughts words did all sang together। तो कौन कहता है इसको? ऐसे सिम्बन कहते हैं शैली को, रिमार्क करते हैं ऐसे कई कार। क्वेश्चन नंबर 12, शैली शैली सेड while referring to एडोनिस को रिफर करते हुए कहती हैं I have dipped my pen in consuming fire, a fire for his, कि मतलब किसके लिए आया? किड्स के लिए। डिस्ट्रॉयर्स, उसके डिस्ट्रॉयर्स के लिए। हु रोड द डिस्ट्रॉयर्स, हु वर द डिस्ट्रॉयर्स, डिस्ट्रॉयर कौन थे? तो डिस्ट्रॉयर थे द एडिटर्स ऑफ ब्लैकवुड मैगजीन। जो डिस्ट्रॉयर थे किड्स के वो कौन थे? एडिटर्स ऑफ ब्लैकवुड मैगजीन। तो किड्स के वर्क्स को वो डिस्ट्रॉय करते हैं, एक तरह से उसको कलंकित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्रिटिसाइज करते हैं। विच ऑफ दीज पोएम्स बाय शैली इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। इनमें से कौन सा पोएम शैली का जो है ब्लैंक वर्स में लिखा गया है? तो वो है द सेंसी। द सेंसी इन फाइव एक्ट। सेंसी जो है 5 एक्ट में है, एक ट्रेजिडी है सेंसी। द सेंसी एक ट्रेजिडी है इन 5 एक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज बाय शैली। इसमें से कौन सा प्लेस जो है शैली के द्वारा? द सेंसी इन 5 एक्ट इज प्ले, एक प्ले है बाय शैली 5 एक्ट में। क्वेश्चन नंबर जो बॉर्डर्स है ये है वर्ड्सवर्थ का बॉर्डर्स, वर्ड्स प्ले ये भी है।
क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दिस वाज रिटन बाय शेली, इनमें से कौन सा शेली के द्वारा लिखा गया है? तो डिफेंस ऑफ पोएट्री, डिफेंस ऑफ पोएट्री शेली के द्वारा लिखा गया है। किसके रिस्पॉन्स में लिखा गया है? लिखी है शेली इसको द फोर एजेस ऑफ पोएट्री की, लव पिकॉक्स के द फोर एजेस ऑफ पोएट्री के रिस्पॉन्स में डिफेंस ऑफ पोएट्री शेली ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोमेथियस अनबाउंड इज, प्रोमेथियस अनबाउंड क्या है? एक लिरिकल ड्रामा है। प्रोमेथियस अनबाउंड एक लिरिकल ड्रामा है, ये 4 एक्ट में आता है। प्रोमेथियस अनबाउंड 1820 में आता है 4 एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 17, शेली डेडिकेटेड इज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम टू, शेली किसको डेडिकेट करते हैं रिवोल्ट ऑफ इस्लाम? तो मैरी को भी डेडिकेट करते हैं शेली। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी कैंटोज आर देयर इन रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में कितने कैंटोज हैं शेली के? तो 12 कैंटोज इन रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, देयर इज 12 कैंटोज। क्वेश्चन नंबर 19, शेली डेडिकेटेड इज द सेंसी टू, शेली जो है डेडिकेट करते हैं सेंसी, किसको डेडिकेट करते हैं? ली हंट को। शेली डेडिकेट करते हैं द सेंसी को। देन सेंसी एक प्ले है, तो ये 5 एक्ट में आता है, तो ये ली हंट को डेडिकेट करते हैं द सेंसी। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन शेलीज द सेंसिटिव प्लांट, मतलब लिविंग कंक्लूजन, कितने इसमें पार्ट हैं द सेंसिटिव प्लांट में? तो इसमें 3 पार्ट्स हैं द सेंसिटिव प्लांट में, देयर इज 3 पार्ट्स इन सेंसिटिव प्लांट। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ शेलीज अलास्टर, शेली के जो अलास्टर है उसका सब टाइटल क्या है अलास्टर वर्क का? तो स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड इज द सब टाइटल ऑफ अलास्टर, अलास्टर रिटन बाय शेली। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉम विच सोर्स डिड शेली गेट द आइडिया ऑफ राइटिंग द प्रोमेथियस अनबाउंड, कौन से सोर्स से शेली आइडिया पाती हैं प्रोमेथियस अनबाउंड लिखने के लिए? तो वो पाती हैं एस्किलस मिथ से, आइडिया पाते हैं एस्किलस मिथ से, तब इसको लिखते हैं प्रोमेथियस अनबाउंड। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन शेलीज लिरिकल ड्रामा प्रोमेथियस अनबाउंड, कितने एक्ट्स होते हैं लिरिकल ड्रामा प्रोमेथियस अनबाउंड में? इसमें 4 एक्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, शेलीज एरियल टू मिरांडा वाज इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर्स, जो एरियल टू मिरांडा है ये किससे, शेली की जो एरियल टू मिरांडा है किस शेक्सपियर के कौन से वर्क से इंस्पायर्ड थी? तो ये इंस्पायर्ड थी द टेम्पेस्ट से, द टेम्पेस्ट से। उसमें हीरोइन होती है मिरांडा, द टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो उसका पिता होता है, वहीं से इंस्पायर्ड थी। क्वेश्चन नंबर 25, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, क्या है? इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो ये बहुत ही फेमस लाइन है शेली की, तो ये जो है कहाँ से ली गई है? तो ओ टू द वेस्ट विंड की ये लाइन है, ओ टू द वेस्ट विंड 1820 में आया है, ओ टू द वेस्ट विंड 1820 में। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज शेलीज ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम, शेली का ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम क्या है? तो ये क्लोजेड ड्रामा है, इट इज अ क्लोजेड ड्रामा। क्लोजेड ड्रामा का होता है, क्लोजेड ड्रामा होता है ड्रामा टू बी रीड, मतलब जो पढ़ा जाता है, जो एक्ट नहीं किया जाता उस ड्रामा को कहते हैं क्लोजेड ड्रामा। क्वेश्चन नंबर डायनेस्ट, हार्डी का एक डायनेस्ट भी है क्लोजेड ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 27, शेलीज मास्क ऑफ एनार्की इज, शेली का मास्क ऑफ एनार्की क्या है? तो एक सटायर है, शेली का मास्क ऑफ एनार्की इज अ सटायर। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेलीज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, शेली का ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कौन होता है? तो उनका होता है जो अलास्टर होता है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम होता है शेली का, अलास्टर इज द ऑटोबायोग्राफिकल पोएम ऑफ शेली। क्वेश्चन नंबर 29, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, टू मी दैट कप ऑफ लाइफ हैज बीन डील्ड इन अनदर मेजर, तो ये लाइन कहाँ की है? तो ये लाइन है स्टैंजा रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, नियर नेपल्स, टू मी दैट कप ऑफ लाइफ दैट हैज बीन डील्ड इन अनदर मेजर, तो स्टैंजा रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स की लाइन है, शेली के द्वारा लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ ओडिपस टायरेनस, ओडिपस टायरेनस का सब टाइटल क्या है? इसका सब टाइटल है सेल्फूड द टायरेंट, सेल्फूड द टायरेंट इज द सब टाइटल ऑफ ओडिपस टायरेनस, ये किसके द्वारा लिखा जाता है? शेली के द्वारा लिखा जाता है, सेल्फूड द टायरेंट। क्वेश्चन नंबर 31, द टाइटल ऑफ शेलीज इनकम्प्लीट ड्रामा एल्गरी इज, जो इनकम्प्लीट ड्रामा है शेली का एल्गरी वो क्या है? तो है द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, ट्रिम्फ ऑफ लाइफ एक उनका एलिगोरिकल ड्रामा होता है जो कि इनकम्प्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इन्फ्लुएंस्ड शेली मोस्ट, शेली को क्या इन्फ्लुएंस करता है ज़्यादा? तो वो है गॉडविन्स पॉलिटिकल जस्टिस जो है
इससे सेली बहुत ही इंस्पायर्ड होते हैं। गॉडविन्स के पॉलिटिकल जस्टिस से सेली इज टू मच इंस्पायर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, द ओरिजिनल टाइटल ऑफ हिज रिवोल्ट ऑफ इस्लाम इज वाज, जो ओरिजिनल टाइटल था रिवोल्ट ऑफ इस्लाम का वो क्या था? तो था लोन एंड सिथना। लोन एंड सिथना वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। सेली के द्वारा लिखा गया है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। लोन एंड सिथना इसका ओरिजिनल टाइटल है। क्वेश्चन नंबर 34, द लाइन आई एम द डॉटर ऑफ द अर्थ इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ली गई है द क्लाउड से। द क्लाउड से ये लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 35, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम लाइफ में चेंज बट इट में फ्लाई नॉट, होप में वैनिश बट कैन डाई नॉट, ये कहाँ से लाइन ली गई है? ली गई है हलास से। सिली का एक हलास है, यहाँ से लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 36, हु सेज पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स, कौन कहता है ऐसा? पेरी शेली कहते हैं ऐसा। पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। क्वेश्चन नंबर 37, द एपिग्राफ टू द पोएम अलास्टर इज टेकन फ्रॉम, अलास्टर के लिए एपिग्राफ पोएम का कहाँ से लिया गया है? लिया गया सेंट अगस्टाइन्स कन्फेशन से लिया गया है ये एपिग्राफ। सेंट अगस्टाइन्स के कन्फेशन से एपिग्राफ लिया गया है सेली का ये। क्वेश्चन नंबर 38 है, सेली कोट्स द फॉलोइंग लाइन्स इन हिज पोएम अलास्टर फ्रॉम द गुड डाई फर्स्ट एंड दे हुज हर्ट्स आर ड्राई एज समर डस्ट बर्न टू द सॉकेट, तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ली गई है लाइन्स अलास्टर की फॉर्म है वर्ड्सवर्थ द एक्सकर्जन से ली गई है। वर्ड्सवर्थ के एक्सकर्जन से। एक्सकर्जन कब आया था? 1814 में वर्ड्सवर्थ का एक्सकर्जन आया था। क्वेश्चन नंबर 39, सेली कोट्स द फॉलोइंग लाइन्स इन हिज पोएम अलास्टर फ्रॉम इट इज वो टू डीप फॉर टीयर्स, ये लाइन सेली कहाँ से लेती हैं? अलास्टर में ये लाइन कोटेड होती है और ये लाइन कहाँ से ली जाती है सेली की? तो सेली इसको लेते हैं ऑड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी से, इसको लेते हैं सेली इस लाइन को अपने लास्टर के लिए। इट इज ओ टू डीप फॉर टीयर्स। क्वेश्चन नंबर 40, द एपिग्राफ ऑफ लास्टर, जो एपिग्राफ है लास्टर का, नोनडम अमाबन इट अमारे अमाबम एक्वायरबम एक्वाइड अमारम अमांस अमारे मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? अलास्टर में ये एपिग्राफ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आई वॉज नॉट एट इन लव एंड आई लव टू बी इन लव, आई सॉट वट आई माइट लव इन लव विद लविंग, इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 41, द करेक्टर ऑफ मडालोस बेबी डॉटर इन जूलियन एंड मडालो इज बेस्ड ऑन, जो करेक्टर है ऑफ मडालोस की बेबी का डॉटर है इन जूलियन एंड मडालो में इज बेस्ड ऑन, कहाँ पे बेस्ड है? बायरन्स के डॉटर अलेग्रा पे बेस्ड है, बायरन्स के डॉटर अलेग्रा पे। क्वेश्चन नंबर 42, which of his work Shelley described as totally different from anything you might conjecture that I should write, of a more popular kind, written for the multitude, ये मतलब कि विच ऑफ हिज वर्क सेली डिस्क्राइब्ड एज टोटली, ऐसे इस तरह से सेली ने अपना कौन सा वर्क डिस्क्राइब किया है? तो वह द सेंसी। द सेंसी एक वर्स प्ले है, वर्स है मतलब ट्रेजिडी है 5 पैपेट की। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ सेलीज पोएम वाज कंपोज्ड इन 3 days, जो सेली का कौन सा पोएम था 3 days में कंपोज हुआ था? एट द बाथ्स ऑफ सन गुलियानो नियर पिसा इटली फ्रॉम 14 टू 16 अगस्त 1820, तो वो कौन सा है? द विश ऑफ एटलस 3 डेज में कंपोज हुआ था 1820 में। क्वेश्चन नंबर 44, विच वर्क ऑफ सेली इज रिफर्ड इन द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ मैरी सेली, कौन सा वर्क जो सेली का है रिफर्ड होता है इस वर्ड से? अ ब्रिलियंट congregation of ideas such as his senses gathered and his fancy colored during his rambles
एंड द सनी लैंड ही सो मच लव्ड। तो कौन सा विच वर्क ऑफ शेली इज रिफर्ड इन द फॉलोइंग वर्ड्स, कौन सा वर्क है इस वर्ड से रिफर होता है? तो द विच ऑफ एटलस, द विच ऑफ एटलस। क्वेश्चन नंबर 45 को, विच ऑफ शेलीज वर्क कंटेन्स यूटोपियन थीम्स, कौन सा शेली का जो वर्क है कंटेन करता है यूटोपियन थीम्स को? दैट फर्स्ट अपीयर्ड इन क्वीन मैब, क्वीन मैब में पहली बार आता है, 1813 में क्वीन मैब पब्लिश होता है। तो शेली का वर्क है द विच ऑफ एटलस, यूटोपियन थीम पे है ये। क्वेश्चन नंबर 46, दिस वर्क ऑफ शेली इज इंस्पायर्ड बाय द क्लासिकल प्रोमेथिया, अ ट्रिलॉजी ऑफ प्लेस एट्रीब्यूटेड टू एस्किलस, ये एट्रीब्यूट होता है एस्किलस को। क्लासिकल प्रोमेथिया का ये से इंस्पायर्ड होता है ये वर्क, तो वो है उनका वर्क प्रोमेथियस अनबाउंड, प्रोमेथियस अनबाउंड 1820 में आता है ये 4 एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 47, विच वर्क ऑफ शेली हैज बीन कॉल्ड अमंग द सैक्रेड बुक्स ऑफ द वर्ल्ड बाय विलियम बटलर येट्स, कौन सा वर्क जो शेली का है कॉल किया जाता है हैज बीन कॉल्ड एज अमंग द सैक्रेड बुक्स ऑफ द वर्ल्ड, किसके द्वारा बोल कहा जाता है? विलियम बटलर येट्स के द्वारा इसको कहा जाता है ऐसा। तो वह प्रोमेथियस अनबाउंड को ऐसा कहा जाता है अमंग द सैक्रेड बुक्स ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 48, विच वर्क ऑफ शेली bears the subtitle Verses addressed to the noble and unfortunate Lady Emilia Piper, now imprisoned in the convent of, कौन सा वर्क है शेली का जो इस तरह से बियर किया जाता है सबटाइटल का? तो वो है एपिपसाइकेडियन, एपिपसाइकेडियन। क्वेश्चन नंबर 49, शेली इन्फॉर्म्ड हिज पब्लिशर चार्ल्स ओलियर, शेली इन्फॉर्म करते हैं अपने पब्लिशर चार्ल्स ओलियर को दैट ही वांटेड इट टू बी सर्कुलेटेड ओनली टू द सेनेटोई, द इनिशिएटेड, द cognoscenti, the enlightened, the esoteric few, the work was, वो वर्क कौन सा था? एपिपसाइकेडियन था, एपिपसाइकेडियन। क्वेश्चन नंबर 50, शेली डेडिकेटेड वन ऑफ हिज वर्ड्स, जो शेली डेडिकेट करते हैं अपना एक वर्क टू हिज एक्सेलेंसी प्रिंस अलेक्जेंडर मावरो कोर्डाटो, लेट सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर्स, टू द हॉस्पोडर ऑफ वलासिया, नेम द वर्क, कौन सा इंस्पायर करते हैं, डेडिकेट करते हैं उसको? तो हेलास को डेडिकेट करते हैं अपने फ्रेंड को। क्वेश्चन नंबर 51, द फॉलोइंग लाइन्स फॉर्म अपार्ट शेलीज, ये जो लाइन है शेली कौन से वर्क का है? द वर्ल्ड इज वेरी ऑफ द फास्ट, ओ माइट इट डाई और रेस्ट एट लास्ट, ये कहाँ की लाइन है, कौन से वर्क की शेली की? तो ये हेलास की लाइन है, हेलास की। क्वेश्चन नंबर 52, शेली रिगार्डेड वन ऑफ हिज वर्क्स एज लास्ट इम्परफेक्ट इन जून 5, 1821, a letter to John and Maria Ginsborn. Shelley wrote about the work. It is highly rude piece of art, perhaps better in point of composition than anything I have written. The work was, ये वर्क कौन सा था? तो एडोनिस था, एडोनिस था। एडोनिस एक एलिजी थी किड्स के डेथ पे। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? शेली मेंशंस द फॉलोइंग फिगर्स रूसो, फ्रांसिस बेकन, प्लेटो एंड नेपोलियन बोनापार्ट इन हिज वर्क, इन सबको शेली कौन से अपने वर्क में मेंशन करते हैं? तो द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, ट्रिम्फ ऑफ लाइफ में ये शेली इनको सबको मेंशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, while composing his poem, Shelley had the Peterloo Massacre of August 1819 in mind. तो कौन सा कंपोज करते समय माइंड में होता है पीटरलू मैसेकर? तो होता है ओ टू द वेस्ट विंड, ओ टू द वेस्ट विंड। Poem Shelley had the Peterloo Massacre. Question number 55. In which work Shelley mentions Ariel, Miranda, Prospero, and the Ferdinand, the famous character of Shakespeare's play The Tempest? ये सारे फेमस कैरेक्टर हैं शेक्सपियर के प्ले टेम्पेस्ट के। तो ये शेली ये सारे कैरेक्टर किसमें मेंशन करती हैं? टू अ लेडी विद अ गिटार, टू अ लेडी विद अ गिटार में ये सारे कैरेक्टर मेंशन करते हैं शेली। क्वेश्चन नंबर 56, which of these poems wears a preface to Lee Hunt? इन पोएम में से कौन सा जो पोएम है जो वियर करता है प्रीफेस टू ली हंट को?
तो वो है द मास्क ऑफ एनार्की, द मास्क ऑफ एनार्की। क्वेश्चन नंबर 57, विच वर्क ऑफ शेली carries an epigraph on the cover of the first edition from the revolt of Islam 1818? Hope is strong, justice and truth there a winged child have found। तो कौन सा वर्क है शेली को जो कैरीज करता है एपिग्राफ ऑन द कवर ऑफ द फर्स्ट एडिशन द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम? तो वो वर्क है द मास्क ऑफ एनार्की, द मास्क ऑफ एनार्की कैरीज एन एपिग्राफ ऑन द कवर ऑफ द फर्स्ट एडिशन। क्वेश्चन नंबर 58, द मास्क ऑफ एनार्की शेली का वर्क है। द मास्क ऑफ एनार्की और द मास्क ऑफ एनार्की दोनों तरह से लिखा जा सकता है, स्पेलिंग अलग है। इज ए ब्रिटिश पॉलिटिकल पोएम बेस्ड ऑन, एक ब्रिटिश पॉलिटिकल पोएम है मास्क ऑफ एनार्की, किस पे बेस्ड है? तो बेस्ड है पीटरलू मैसेकर पे। मास्क ऑफ एनार्की इज बेस्ड ऑन पीटरलू मैसेकर। क्वेश्चन नंबर 59, in 1941 a comic play Blithe Spirit by Noel Coward takes its title from the opening line of Shelley's poem Hail to the Blithe Spirit। ये ओपनिंग लाइन है शेली की पोएम का, बट दाउ नेवर वर्ट द लाइन इज फ्रॉम। ये लाइन कहाँ की है ओपनिंग लाइन? टू अ स्काईलार्क, टू अ स्काईलार्क की ये लाइन है। हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट बट दाउ नेवर वर्ट, ये लाइन टू अ स्काईलार्क की है। क्वेश्चन नंबर 60, इन विच पोएम ऑफ शेली डू द फॉलोइंग लाइन, शेली की कौन सी पोएम में ये लाइनें आती हैं? ओ टू द ओ शिफ्ट मी एज वेव अ लीफ अ क्लाउड अब आई फॉल अपॉन थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड। तो ये ओ टू द वेस्ट विंड की लाइन है, ओ टू द वेस्ट विंड की। क्वेश्चन नंबर 61, हु प्रीच्ड इन हिज पोएट्री द ह्यूमन परसेप्टिबिलिटी एंड इमेंसिपेशन ऑफ द स्पिरिट? कौन प्रीच्ड करता है शेली की पोएट्री में लाइक द ह्यूमन परसेप्टिबिलिटी, ये प्रीच किया जाता है पीवी शेली के द्वारा। हु प्रीच्ड इन हिज पोएट्री, कौन प्रीच करता है सब इसको अपने पोएट्री में? पीवी शेली। क्वेश्चन नंबर 62, द फॉलोइंग लाइन्स इंस्क्राइब्ड ऑन शेलीज अ टॉम्ब आर टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है शेली के टॉम्ब पे इंस्क्राइब्ड है, मतलब लिखी गई है। नथिंग ऑफ हिम दैट डथ फेड बट दैट सफर अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। तो ये लाइन किसमें शेली कौन, मतलब कि ये जो लाइन है फॉलोइंग लाइन्स इंस्क्राइब्ड शेली की टॉम्ब पर, कहाँ से ली गई है लाइन? ली गई है फ्रॉम एरियल्स सॉन्ग इन द टेम्पेस्ट। जो एरियल होता है टेम्पेस्ट में उसके सॉन्ग से ली गई है ये लाइन। Nothing of him that doth fade। क्वेश्चन नंबर 63, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, लाइन कहाँ से ली गई है? लाइफ लाइक अ डोम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास सेंस स्टेन्स द वाइट रेडियंस ऑफ इटर्निटी अंटिल डेथ ट्रैम्पल्स इट टू फ्रैगमेंट्स डाई। ये लाइन कहाँ की है? कहाँ से ली गई है? तो एडोनिस से ली गई है। एडोनिस शेली के द्वारा लिखा जाता है, कीट्स के डेथ पे 1821 में लिखा जाता है और 1821 में पब्लिश भी होता है। क्वेश्चन नंबर 64, हु कंपोज दीज फेमस लाइन्स, और स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। कौन कंपोज करता है इस लाइन को? तो शेली कंपोज करते हैं इस लाइन को। और स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। क्वेश्चन नंबर 65, द फॉलोइंग लाइन्स आर अ पार्ट ऑफ शेलीज वर्क। अ मोस्ट wretched man are cradled into poverty by wrong, they learn in suffering what they teach in song। क्या टीच करते हैं? जूलियन एंड मेडालो की ये लाइन है, शेलीज के वर्क एक जूलियन एंड मेडालो की ये लाइन है। अ मोस्ट रिचेड मैन, जूलियन एंड मेडालो मोस्ट रिचेड मैन आर cradled into poverty by song। क्वेश्चन नंबर 66, these lines are taken from nothing beside remains around the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन ली गई है ओ टू द वेस्ट विंड की है। ओ टू द वेस्ट विंड नहीं, ओ टू द वेस्ट विंड की लाइन नहीं है, ये ओजी मांडियस की लाइन है। ओजी मांडियस की लाइन है, सॉरी ओजी मांडियस की लाइन है। नथिंग बिसाइड रिमेन्स,
round the decay of that colossal wreck, boundless and bare. ओzymandias की लाइन है. क्वेश्चन नंबर 67. In which work do we find the caricatures of Coleridge, Byron and Shelley? कौन से वर्क में हम कैरिकेचर पाते हैं कोलरिज, बायरन एंड शेली का? तो वो वर्क है थॉमस लव पिकॉज का नाइटमेयर एबी. नाइटमेयर एबी में इन सब का कैरिकेचर पाते हैं हम कोलरिज, बायरन एंड शेली का. क्वेश्चन नंबर 68. इन विच पोएम पे भी शेली मेड एन अटैक ऑन द reactionary गवर्नमेंट ऑफ इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर कैसल रीड. तो मतलब कौन सा पोएम में है भी मेड करते हैं अटैक? तो वो है द मास्क ऑफ एनार्की. द मास्क ऑफ एनार्की. इन विच पोएम पे भी शेली मेड एन अटैक ऑन द रिएक्शनरी गवर्नमेंट. वो अटैक किया जाता है रिएक्शनरी गवर्नमेंट पर ऑफ इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर कैस्टल रीड. तो वो है द मास्क ऑफ एनार्की. क्वेश्चन नंबर 69. 69. अ पोएट इज अ नाइटिंगेल who sits in darkness and sings to cheer its own solitude with sweet sounds. Who said? कौन कहता है? तो ये पीवी शैली कहते हैं. पी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. पीवी शैली ऐसी कहते हैं. ये जो लाइन आती है ये लाइन टू सॉलिटरी रीपर की लाइन है. ये क्वेश्चन नंबर नहीं सॉलिटरी रीपर की नहीं है. और ये लाइन कहाँ की है? A poet is nightingale who sits in darkness and sings to cheer its own solitude with a sweet sounds. सॉरी, इसको पेविसेली कहते हैं केवल. क्वेश्चन नंबर 70. A poem is the image of life expressed in its eternal truth. Poetry is the expression of imagination. Who said? कौन कहता है? पेविसेली कहते हैं. Poetry is the expression of imagination. मतलब जो पोइट्री है इमेजिनेशन का एक्सप्रेशन है. क्वेश्चन नंबर 71. Hell is a city much like London. कौन कहता है? तो इसको कहते हैं पेविसेली. पेविसेली. Hell is a city much like London. क्वेश्चन नंबर 72. 72 क्या है? जेस्टोजी. जेस्टोजी एक वर्क है किसका? पेविसेली का. अ रोमांस है. जेस्टोजी अ रोमांस इज अ गोथिक नॉवल. एक गोथिक नॉवल है बाय पर्सी वैसे शेली. फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1810 इन लंदन बाय जॉर्ज वेल्कीज एंड जॉन रॉबिन्सन. जॉर्ज वेल्की एंड जॉन रॉबिन्सन के द्वारा पब्लिश होता है एनोनिमसली विद ओनली द इनिशियल्स ऑफ द अनदर्स नेम एज. इसका अनदर नेम क्या है? अब बाई पीबीएस से पब्लिश होता है. क्वेश्चन नंबर 73. 73 क्या है? Which character in Shelley's novel Zestozy has been criticized in the words? इस वर्ड्स में इसको क्रिटिसाइज किया जाता है. Is one of the most savage and improbable demons that ever issued from a diseased brain. डिजीज के ब्रेन से आया है ये ब्रेन. तो ये कौन सा करेक्टर है? तो पेट्रो जेस्टोजी. पेट्रो जेस्टोजी इज दैट करेक्टर इन जेस्टोजी. क्वेश्चन नंबर 74. सेंट एरविन. सेंट एरविन और द रोजीक्रूशियन रोमांस. सेंट द रोजीक्रूशियन रोमांस इज अ गोथिक हॉरर नॉवेल. ये गोथिक हॉरर नॉवेल है. सेंट एरविन या द रोजीक्रूशियन रोमांस रिटन बाय पर्सी बेसी शेली. पर्सी बेसी शेली द्वारा लिखा गया है 1810 में एंड पब्लिश्ड बाय जोसेफ स्टोकडेल in December of that year, dated 1811 in London anonymously as कैसे इसको किया गया था पब्लिश? बाय जेंटलमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड. क्वेश्चन नंबर 75 पर. इन सेलीज वर्क द फॉलोइंग करेक्टर्स अकर. कौन कौन से? ओल्फस्टीन, गिनोटी, मेगालेना, डी मेटास्टाशियो, कैविग्नी. ये सारे करेक्टर हैं. कौन से वर्क में आते हैं? सेंट एरविन और द रोजीक्रूशियन में आते हैं ये. क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं. फ्रॉम विच अनदर वर्क पीबी शेली टेक्स द एपिग्राफ ऑफ द फॉर द चैप्टर 3 ऑफ सेंट एरविन और द रोजीक्रूशियन. कौन सा ऑथर? फ्रॉम विच ऑथर एंड वर्क पीबी शेली टेक्स दिस? वो है ये लाइन पहले देखते हैं. Whence and what art thou, execrable shape, that darest do a grim and terrible advance thy miscreated affront athwart my way. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पैराडाइज लॉस्ट 1667 बाय जॉन मिल्टन. बुक कहाँ से है? बुक 2 से है. लाइन क्या है?
681 से 683 तक। क्वेश्चन नंबर 77, ओरिजिनल पोर्ट्री बाय विक्टर एंड कैजियर, आवाज पोर्ट्री कलेक्शन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था ये? तो पर्सी बेसी शेली एंड हिज सिस्टर एलिजाबेथ के द्वारा लिखा गया था। ओरिजिनल पोर्ट्री विक्टर एंड बाय विक्टर एंड कैजायर वाज पोर्ट्री कलेक्शन रिटन बाय, लिखा गया था शेली और उसकी बहन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78, there was controversy regarding the publication of Shelley's collaborative work Original Poetry by Victor and Kazayar. The reason of controversy was, इसका controversy का reason क्या था? तो इसका रीजन था मतलब कि सारे इसके रीजन हो जाएंगे। द पब्लिकेशन ऑफ पोएम सेंट एडमंड्स एव इन द कलेक्शन सेंट एडमंड्स एव वाज पोएम कंपोज्ड बाय मैथ्यू ग्रेगरी लुइस, अफियर ऑफ प्लाजियरिज्म इसमें था, लॉसिट बाय मैथ्यू ग्रेगरी लुइस, ये सारे इसके रीजन कारण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 79, प्रोमेथियस fragments of Margaret Nicholas was a collection of poetry published by in November 1810 by Percy Bysshe Shelley and his friend Thomas Jefferson Hogg. The poems in the collection were written by, किसके द्वारा लिखा गया था? मार्गरेट निकोलसन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80, which poem of Shelley was modeled on and meant as a continuation of the Devil's Thoughts of 1799 by Samuel Taylor Coleridge and रॉबर्ट सदे। तो कौन सा पोम था शेली का जो मॉडल था इस पे? तो वो शेली का पोम था द डेविल्स वॉक अ बैलेड, डेविल्स वॉक अ बैलेड। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज द नेम ऑफ द डेविल इन शेलीज पोएम द डेविल्स वॉक अ बैलेड? डेविल का क्या नाम था इसमें? तो था बेल्जेबब, बेल्जेबब डेविल का नाम था। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ शेलीज पोएम क्वीन मैब, पब्लिश 1813? जो 1813 में क्वीन मैब पब्लिश हुआ शेली का, उसका फुल टाइटल क्या था? तो उसका फुल टाइटल था क्वीन मैब अ फिलोसफिकल पोएम विद नोट्स। क्वेश्चन नंबर 83, after substantial reworking, a revised edition of a portion of the long poem Queen Mab was published in 1816 under the title, कौन सा टाइटल था पब्लिश हुआ था? द डेमन ऑफ द वर्ल्ड के। तो दोस्तों ये 83 क्वेश्चन शेली के हो गए हैं। अब हम चलते हैं किड्स पे, किड्स के एमसीक्यू करने किड्स की, जो कि ये भी जीआईसी में ये जीआईसी में भी लगा है किड्स भी। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जॉन किड्स डाइड एट द एज ऑफ, जॉन किड्स की मृत्यु कौन से एज में होती है? एट द एज ऑफ 25 में उनकी मृत्यु हो जाती है। 25 के ईयर में उनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है उनकी मृत्यु? 1821 में उनकी मृत्यु हो जाती है, 1821 में ट्यूबरकुलोसिस के कारण। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड किड्स डाई, कब उनकी मृत्यु होती है? तो 1821 में। क्वेश्चन नंबर 3, जॉन किड्स डाइड कंजम्पशन के कारण उनकी मृत्यु होती है। कंजम्पशन मतलब ट्यूबरकुलोसिस इसको भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जॉन किड्स क्या थे? एक हेलेनिस्टिक पोएट थे, हेलेनिस्टिक पोएट। जॉन किड्स वाज हेलेनिस्टिक पोएट। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज नोन फॉर हेलेनिक स्पिरिट इन हिज पोएट्री, कौन जाना जाता है अपने हेलेनिक स्टाइल के लिए, स्पिरिट के लिए पोएट्री में? तो वो किड्स है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज हेलेनिज्म दैट वी फाइंड इन किड्स पोएट्री, हेलेनिज्म क्या है जो हम किड्स की पोएट्री में पाते हैं? तो हेलेनिज्म किड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीक आर्ट एंड कल्चर है, जो डिस्क्राइब करते हैं ग्रीक एंड ग्रीक आर्ट एंड कल्चर को, उसको कहते हैं हेलेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 7, द ओट्स ऑफ किड्स आर, जो ओट्स है किड्स का वो क्या है? तो वो था रेगुलर ओट्स था। किड्स का ओट क्या थे? रेगुलर ओट थे। किड्स रोड अ रेगुलर रोड। क्वेश्चन नंबर 8, द ईयर डैश वाज द कल्मिनेशन पॉइंट ऑफ किड्स करियर, कौन सा ईयर जो था कल्मिनेशन पॉइंट था किड्स करियर का? वो था 1819, 1819 वाज द कल्मिनेशन पॉइंट ऑफ किड्स करियर। क्वेश्चन नंबर 9, who wrote a famous pastoral elegy Adonis on the death of kids, कौन लिखता है फेमस pastoral elegy किड्स के डेथ पे? शेली लिखते हैं। 1821 में ये पब्लिश होता है। क्वेश्चन नंबर 10, शेलीज elegy Adonis is a threnody written to mourn the death of, जो जो ये एडोनिस है एक थ्रेनोडी है, किसके मतलब कि ये डेथ में लिखी जाती है?
लिखी जाती है किड्स की, जॉन किड्स की डेथ पे लिखी जाती है, थ्रेनोडी एलिजी। क्वेश्चन नंबर 11, विच वॉल्यूम ऑफ पोटी बाय किड्स कंटेन द पोएम हाइपेरियन। कौन सा वॉल्यूम है पोटी का जो किड्स का कंटेंट करता है पोएम हाइपेरियन को? तो वॉल्यूम है द थर्ड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम इसको कंटेन करता है, इस पोएम को, हाइपेरियन को। क्वेश्चन नंबर 12, Shelley was so deeply impressed by one of Keats' poems that he wrote to Keats asking him to visit Pisa where he was staying, जहाँ पे वो स्टे कर रहे होते हैं। तो वो कौन सा पोएम है? तो वह हाइपेरियन, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे शेली। क्वेश्चन नंबर 13, विथ विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डू वी एसोसिएट द पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोइट्री। कौन सा मतलब पोएम है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डू वी एसोसिएट, किस एसोसिएट करते हैं हम कौन से पोएट से पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोइट्री से? तो वो है कीट्स, पिक्टोरियल पोइट्री ऑफ क्वालिटी ऑफ पोइट्री। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज जॉन कीट्स फर्स्ट वर्क? जॉन कीट्स का फर्स्ट वर्क क्या था? On looking into Chapman's Homer was the first work of Keats. Question number 15. Which is the last work of John Keats? John Keats का लास्ट वर्क क्या था? तो लास्ट वर्क उनका था ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार was the last work of Keats. Question number 16. Keats dropped the first stanza one of his odes. It was from. किड्स जो है अपने एक ओट्स का फर्स्ट स्टैंजा छोड़ देते हैं, तो उसको कौन सा ओड है? वो ओड है टू मेलांकली, उसको छोड़ देते हैं इसलिए अनफिनिश्ड हो जाता है, ये किड्स का अनफिनिश्ड वर्क है टू मेलांकली। क्वेश्चन नंबर 17, टू हुम किड्स एडवाइसेस इन हिज लेटर, किसको एडवाइस करते हैं अपने लेटर में? यू, आई एम श्योर आई विल फॉरगिव मी अ सिंसियरली रिमार्किंग दैट यू माइट कब योर magnanimity and be more of an artist and load every rift of your subject with और। टू होम किसको को है? वो तो सेली को है, सेली को एडवाइस करते हैं सेली अपने लेटर में किड्स से। क्वेश्चन नंबर 18, who wrote in his letter to John Hamilton Reynolds, we hate poetry that has a palpable design upon us। किसको अपने लेटर में लिखते हैं? मतलब कि हु रोट, कौन लिखता है अपने लेटर में किसको? जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड्स को, दैट वी हेट पोएट्री। तो लिखते हैं जॉन किड्स लिखते हैं अपने फ्रेंड को। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? Who says poetry should surprise by a fine excess? पोइट्री को सरप्राइज करना चाहिए by fine excess, and if poetry should come not as naturally as the leaves to a tree, जैसे कि पोइट्री अगर नहीं आती है अंदर से नेचुरली, जैसे पेड़ से पत्ते गिर देते हैं, इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल, इसको आना ही अच्छा होता है, ऐसे कहते हैं किड्स। क्वेश्चन नंबर 28, who said a poet is the most unpoetical of anything in existence because he has no identity, he is continually in for and feeling some other body। कौन कहता है इसको? तो ये किड्स के द्वारा कहा जाता है, किड्स कहते हैं ऐसा। क्वेश्चन नंबर 21, who said Shakespeare and the Paradise Lost every day become greater wonders to me, I look upon fine phrases like lover। कौन कहता है? किड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, who says if I if I should die I have left no immortal work behind me, nothing to make my friends proud of my memory, मैंने कुछ नहीं छोड़ा प्राउड के लिए अपनी मेमोरी की, बट आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी, मैंने प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी से लव किया है इन ऑल थिंग्स, एंड इफ आई हैड टाइम आई वुड हैव मेड माई सेल्फ रिमेम्बर्ड। तो किड्स कहते हैं किसमें? किड्स इन लेटर टू फाइनी, लेटर टू फाइनी के में ये चीज बोलते हैं किड्स। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? हु राइट्स इन लेटर टू हिज ब्रदर्स जॉर्ज एंड टॉम किड्स ऑन 21 दिसंबर 1817, कौन लिखते हैं? तो किड्स ही लिखते हैं लेटर। देखते हैं लेटर। शेक्सपियर पोजेस्ड so enormously, I mean negative capability, that is when man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts without any irritable रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन। तो कौन लिखता है? किड्स लिखते हैं ऐसा।
नेगेटिव कैपेबिलिटी क्योंकि उन्हीं के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया जाता है? जॉन किट्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, हु रोट इन अ लेटर टू J.H. रेनॉल्ड्स, एडमायर मी, आई एम अ वायलेट, डोट अपॉन मी, आई एम अ प्रिमरोज। कौन कहता है इसे अपने लेटर J.H. रेनॉल्ड्स में? कहते हैं किट्स, कहते हैं किट्स। क्वेश्चन नंबर 26, I cannot see what flowers are at my feet is a line from, लाइन कहाँ की है? और टू नाइटिंगल की है। I cannot see what flowers are at my feet, लाइन फ्रॉम और टू नाइटिंगल किसके द्वारा लिखी जाती है? किड्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, the following lines are taken from the poem pillowed upon my fair love's ripening breast, to feel forever its soft fall and swell। कहाँ से ली जाती है लाइन? तो ब्राइट स्टार की ये लाइन है, किड्स के द्वारा लिखी जाती है ब्राइट स्टार। लास्ट वर्क है। क्वेश्चन नंबर 20, विच पोएम ऑफ किड्स हैज द फॉलोइंग लाइन्स? किड्स की कौन सी पोएम में ये लाइन आती है? हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटेड। तो ये लाइन आती है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की ये लाइन है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट। क्वेश्चन नंबर 29, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, लाइन क्या है देखते हैं। A beauty is tooth, a tooth beauty. That is all ye know on earth and all ye need to know। ये बहुत फेमस लाइन है। तो ओडान ग्रेशियन अर्न की लाइन है, ओडान ग्रेशियन अर्न, ब्यूटी इज टूथ अ ट्रूथ ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच इन विच ऑफ हिज ओड्स किड्स वंडर्स डू आई वेक और स्लीप। कौन से ओड में ऐसे वंडर करते हैं किड्स? ओडान ग्रेशियन अर्न, और टू स्काई, और टू साइकी एंड ओटू नाइटिंगल, नन ऑफ दिस। तो वो वंडर करते हैं ओटू नाइटिंगल में, ओटू नाइटिंगल में। क्वेश्चन नंबर 35, हु सेड माय हार्ट एक्स एंड रोजी नमनेस पेन्स। तो किड्स कहते हैं इसका, माय हार्ट एक्स एंड रोजी नमनेस पेन्स। क्वेश्चन नंबर 32, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, इट इज द इटर्नल लॉ दैट फर्स्ट इन ब्यूटी शुड बी फर्स्ट इन माइट। कहाँ की लाइन है ये? तो हाइपेरियन विजन की लाइन है, हाइपेरियन विजन किड्स के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर, इट इज एटर्नल लॉ। क्वेश्चन नंबर 33, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो लाइन एंडीमियन से ली गई है। एंडीमियन 1818 में पब्लिश होता है, 1818 में। इसकी इसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है ब्लैक वुड्स मैगजीन के द्वारा एंडीमियन को। क्वेश्चन नंबर 34, अ लॉन्ग रोमांस इंटाइटल्ड एंडीमियन इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है एंडीमियन? तो किड्स के द्वारा लिखा गया है, 1818 में पब्लिश होता है। क्वेश्चन नंबर 35, एंडीमियन बाय किड्स इज द स्टोरी ऑफ यंग शेफर्ड। ये एक यंग शेफर्ड की स्टोरी होती है एंडीमियन। लव्ड बाय अ मून गॉडेस, इसमें मून गॉडेस के द्वारा इसको लव्ड किया जाता है। कि टुक द स्टोरी फ्रॉम, कौन से लिया है ये स्टोरी किड्स? तो ग्रीक मेथोलॉजी से स्टोरी ली गई है, ग्रीक मेथोलॉजी से। क्वेश्चन नंबर 36, दिस वर्क was described by kids as a feverish attempt rather than a deed accomplished। कौन से वर्क को फेवरिस अटेम्प्ट कहते हैं किड्स? तो एंडीमियन के लिए वो खुद कहते हैं फेवरिस अटेम्प्ट, हिज फेवरिस अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 37, 37 क्या है? किड्स वर्क्स वर क्रिटिसाइज्ड इन द मैगजीन्स। कौन से मैगजीन में उसके वर्क को क्रिटिसाइज किया गया था? ब्लैकवुड्स मैगजीन एंड द क्वार्टरली रिव्यू में उसको वर्क एंडीमियन को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, हु सेड किड्स हैड अ फ्लिंट एंड आयरन इन हिम। कौन कहता है किड्स को? तो मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं किड्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम। क्वेश्चन नंबर 39, हु सेड अबाउट किड्स ही इज विथ शेक्सपियर। कौन कहता है किड्स के लिए कि ही इज विथ शेक्सपियर? मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं ही इज विथ शेक्सपियर, किड्स को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हु सेड किड्स वाज ग्रीक। कौन कहता है किड्स वाज ग्रीक? तो सेली कहते हैं, सेली कहते हैं कि किड्स वाज ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 41, हु कॉल्स किड्स वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनोन। कौन किड्स के लिए ऐसे कहता है? सेली कहते हैं, वन ऑफ इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनोन। Question number 42, who said kids as a poet is abundantly and enchantingly sensuous। कौन कहता है? मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं किड्स as a poet is abundantly and
enchantingly sensuous, उसको sensuous कहते हैं किड्स को, मैथ्यू आर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 43, किड्स पोएम ला बेल्डम्स मर्सी इज, किड्स की पोएम ला बेल्डम्स में क्या है, बैलेड, एक ही बैलेड है ला बेल्डम्स मर्सी। मतलब इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। क्वेश्चन नंबर 44, whom did Keats write I think I shall be among the English poets after my death? whom did Keats write, किसको लिखते हैं ऐसा? तो किड्स लिखते हैं हिज ब्रदर जॉर्ज को लिखते हैं ऐसा कि आई थिंक आई शैल बी अमंग द इंग्लिश पोएट्स आफ्टर माय डेथ। क्वेश्चन नंबर 45, एफ स्कॉट फिट्जराल्ड आई वाज ग्रेट एडमायरर ऑफ पोएट्री ऑफ जॉन किड्स so much that he named one of his novels टेंडर इज द नाइट। ऐसा इंस्पायर्ड होते हैं किड्स से कि वो अपने एक नॉवल का ही नाम रख देते हैं टेंडर इज द नाइट विद अ लाइन फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स ऑफ किड्स, विच पोएम वाज इट। अब ये जो लाइन थी एक किड्स की पोएम की लाइन थी, तो कौन से पोएम की लाइन थी किड्स की, तो थी ओ टू नाइटिंगेल की ये लाइन थी। क्वेश्चन नंबर 46, विच सोनेट फॉर्म किड्स अडॉप्टेड, कौन से सोनेट फॉर्म किड्स अडॉप्ट करते हैं, तो इटालियन फॉर्म को अडॉप्ट करते हैं किड्स। क्वेश्चन नंबर 47, किड्स डाइड इन रोम इन द आर्म्स ऑफ हिज फ्रेंड, किड्स अपने मतलब कि कौन से फ्रेंड के आर्म्स में मरते हैं, मतलब कि तो वो मरते हैं सेवन, सेवन इज हिज फ्रेंड, उसके आर्म में वो डेथ होती है उनके किड्स की। क्वेश्चन नंबर 48, विच ओड ऑफ किड्स इज इनकम्प्लीटेड, कौन सा ओड जो किड्स का है इनकम्प्लीट है, ओड टू माइया इज इनकम्प्लीट वर्क ऑफ किड्स। क्वेश्चन नंबर 49, ऑन हुज स्टोन आर दीज वर्ड्स एनग्रेव्ड, मतलब किसके स्टोन में ग्रेव में ये वर्ड लिखे हुए हैं, एज एपिटाफ, एपिटाफ के जैसे, एज एपिटाफ जैसे एपिटाफ, हेयर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर, तो वो था किड्स का ग्रेव, किड्स के ग्रेव में ऐसा लाइन लिखा था, हेयर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 50, द अदर टाइटल ऑफ किड्स एजाबेला इज, किड्स एजाबेला का अदर टाइटल क्या है, द पॉट ऑफ बेसिल इज द अदर टाइटल ऑफ किड्स एजाबेला। क्वेश्चन नंबर 51, द स्टोरी ऑफ इजाबेला इज टेकन फ्रॉम, जो स्टोरी है इजाबेला की कहाँ से ली गई है, तो बेकासियस के डेकामेरॉन से इजाबेला की स्टोरी ली गई है, बेकासियस के डेकामेरॉन से इजाबेला की स्टोरी ली गई है। क्वेश्चन नंबर 52, किड्स लामिया इज बेस्ड ऑन, ये जो लामिया है बेस्ड है किस पे बेस्ड है, तो एनाटॉमी ऑफ मेलांकोली पे बेस्ड है, एनाटॉमी ऑफ मेलांकोली। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ दिस इज नॉट वर्क बाय जॉन किड्स, इनमें से कौन सा वर्क जो जॉन किड्स का नहीं है, और टू ऑटम बाय किड्स, Isabella by Keats, and The Pot of Basil by Keats, but Tonight is not by Keats. Question number 54, 53. Which of these is not a work by John Keats? So Tonight is not work. Question number 54. Which of his work Keats referred to as a trial of my powers of imagination? कौन सा वर्क जो है Keats का जो referred होता है as a trial ऑफ माई पावर्स ऑफ इमेजिनेशन, तो उनका वर्क है यहाँ पे एंडिमियान, एंडिमियान ऐसे वो रिफर्ड किया जाता है एज अ ट्रायल। क्वेश्चन नंबर 55, जोन विल्सन क्रॉकर wrote a harsh review in the April 1818 edition of the Quarterly Review to criticize, तो किसको क्रिटिसाइज करने के लिए जो जो क्रोकर होते हैं विल्सन क्रोकर लिखते हैं 1818 में, तो किड्स के एंडीमियान को, किड्स के एंडीमियान को वो क्रिटिसाइज करते हैं 1818 में क्वार्टरली रिव्यू में। क्वेश्चन नंबर 56, जॉन गिब्सन लॉकहार्ट रोट इन ब्लैकवुड्स मैगजीन डिस्क्राइबिंग अ वर्क ऑफ किड्स imperpetuable imperturbable driveling idiocy with biting sarcasm. Lockhart advised it is better and wiser thing to be a starved apothecary then a starved poet. So back to shop, Mr. John back to a plaster, pills and ointment boxes. The work was, कौन सा वर्क था, तो था एंडीमियन के लिए ऐसा क्रिटिसिज्म किया गया था लोकहार्ट के द्वारा ब्लैकवुड्स मैगजीन में 1818 में। क्वेश्चन नंबर 57, विच मैगजीन कॉइंड द
डिफामेटरी टर्म, कौन सी मैगजीन जो है कॉइन करती है डिफामेटरी टर्म, द कॉकनी स्कूल ऑफ आर हंट एंड हिज सर्कल, उनके हंट के लिए और उनके सर्कल के लिए, विच इंक्लूडेड बोथ हैजलिट एंड किड्स, उसमें हैजलिट एंड किड्स भी आते हैं, मतलब कि कॉकनी स्कूल में, द कॉकनी स्कूल में, तो वो है लॉकहार्ट इन ब्लैकवुड्स मैगजीन, लॉकहार्ट करते हैं इसको मैगजीन, ब्लैकवुड मैगजीन में इसको टर्म देते हैं, कॉइंड करते हैं लॉकहार्ट। क्वेश्चन नंबर 58, टू सम ऑफ हिज कंटेम्पररीज ही अपीयर्ड एज अ मेंबर ऑफ द कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, हु इज ही कौन है यहाँ पे, तो ही किड्स के है यहाँ पे, किड्स यहाँ पे ही के रूप में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 59, द क्रिटिक्स ओपिंड ऑफ वन ऑफ किड्स वर्क्स एज, क्रिटिक्स जो हैं वो एक किड्स के एक वर्क को डिस्क्राइब करते हैं एज सेंस ऑफ pettish disgust and a zonduan style of mingling up sentiment and sneering, concluding it was a poem unfit for ladies. The work was, कौन सा वर्क था वो, तो वो था सेंट एग्नेस, सेंट एग्नेस वॉज वर्क जो क्रिटिक ने इसको क्रिटिसाइज किया था, दैट अनफिट फॉर लेडीज इसको कहा था। क्वेश्चन नंबर 60, हु वाज एंडीमियन, एंडीमियन कौन था, तो एंडीमियन द ब्रेन सिक सेफर्ड अ प्रिंस ऑफ एम्प्टी लैटमॉस था, जो एंडीमियन था, अ ब्रेन सिक सेफर्ड था प्रिंस ऑफ एम्प्टी लैटमॉस। क्वेश्चन नंबर 61, किड्स एंडीमियन इज डेडिकेटेड टू, किसको डेडिकेटेड था ये किड्स का एंडीमियन, तो थॉमस चैटर्टन को ये डेडिकेटेड था, थॉमस चैटर्टन को। क्वेश्चन नंबर 62, while reading एंडीमियन whose influence can we see on kids, किसका इन्फ्लुएंस हम देख सकते हैं किड्स पे, while reading एंडीमियन तो वो किड्स इन्फ्लुएंस है स्पेंसर का। क्वेश्चन नंबर 63, सेली डिसमिस्ड किड्स पोइट्री, सेली जो है डिसमिस करते हैं किड्स की पोइट्री को by saying, in spite of his transcendental genius, Keats never was nor ever will be a popular poet। ऐसा कहते हैं, डिसमिस करते हैं किड्स की पोइट्री को पढ़कर, कौन, शेली डिसलाइक्ड किड्स पोइट्री बिकॉज, शेली यह है कि उनकी पोइट्री को डिसलाइक करते हैं, क्यों, बिकॉज हिज पोइट्री वाज डिवॉइड ऑफ रिवोल्यूशनरी स्पिरिट, की पोइट्री डिवॉइड होती है रिवोल्यूशनरी स्पिरिट से। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, जेम्स हेनरी ले हंट who wrote, James Henry Leigh Hunt, who wrote a poem about Ben Adham, was the first to influence critics to recognize, कौन लिखता है पोएम, वो है किड्स। क्वेश्चन नंबर 65, इन विच पोएम किड्स यूजेस द स्टार इमेजरी, कौन से पोएम में किड्स यूज करते हैं स्टार इमेजरी को, तो यू यूज करते हैं स्टार इमेजरी ब्राइट स्टार में, ब्राइट स्टार में वो स्टार इमेजरी यूज करते हैं, स्टार की इमेजरी। क्वेश्चन नंबर 66, इन ओटू साइकी, साइकी इज लव्ड बाई, ओटू साइकी में साइकी जो होता है लव्ड किया जाता है किसके द्वारा, इरोस, इरोस का मतलब होता है लव। तो दोस्तों ये हमारा किड्स का कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, चेली का किड्स का आज हम कर चुके हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।